Hello friends, I am Dr. Vishal and I welcome you to the next lecture of our series of polity. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा था, उसका रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रूल ऑफ कंपनी। दैट वाज अ पीरियड बिटवीन 1773 से लेके 1853 तक का। इट वाज ब्रॉडली डिस्क्राइब एज अप टू 1858, क्योंकि तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन चल रहा था। रिवीजन के मोड पे हम देख लेते थोड़ा सा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए और उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो चार्टर था उसमें अमेंड किया था एवरी 20 ईयर्स। दूसरा, हम लोगों को एक सुप्रीम कोर्ट मिली थी फोर्ट विलियम में, कलकत्ता में। दूसरा, देयर वाज अ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। वी बिकम अ कॉलोनाइज टू द ब्रिटेन। हम लोग ब्रिटेन की कॉलोनी बन गए थे 1833 के चार्टर के द्वारा। दैट वाज अ क्लाइमैक्स ऑफ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। दूसरा, अब हमारे पास एक सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जो कि 1853 के चार्टर एक्ट में दी गई थी। देन देयर वाज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द सिविल सर्वेंट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड मैकालेस कमेटी इन 1854। ठीक है, तो ये दीज आर सम रिविजनल ओवरव्यू कि हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि देयर वाज एन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। हमारे यहाँ पे 1857 में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था ना, उस टाइम पे उसके कारण इंडिया में ब्रिटिश गवर्नेंस जाते जाते बच गई थी। देयर वाज एन इंच ऑफ डिस्टेंस कि गवर्नमेंट जाते जाते रह गई थी, ब्रिटिश के हाथ में से इंडिया जाते जाते रह गया था। लेकिन ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ना नहीं चाहते थे, बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया वाज अ वेरी रिच कंट्री। देयर वाज अ फ्रैक्शन ऑफ इंडिया इन अ वर्ल्ड जीडीपी। हमारा बहुत बड़ा फ्रैक्शन हुआ करता था वर्ल्ड जीडीपी में। दूसरा, इन लोगों को यहाँ से बहुत अच्छा रेवेन्यू मिल रहा था, उनको बहुत पैसा चाहिए था, क्योंकि वो लोग यूरोप में एंड अदर एरिया में वॉर लड़ना चाहते थे। उन लोगों को दूसरे और एरियाज़ को कैप्चर करना था, उसके लिए उनको चाहिए था पैसा, जो उनको मिल रहा था इंडिया से। तो उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकती है, देन वी शुड ट्रांसफर ऑल द पावर to the British government directly and ultimately the British government was the British crown, क्योंकि वहाँ पे ना राजाशाही चलती थी। ठीक है, तो उस दौरान ये जो पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर है ना, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ट्रांसफर हो गया टू दी ब्रिटिश क्राउन, और जब तक हमको फ्रीडम मिली लाइक 1947 में 15 अगस्त 1947, ये जो पीरियड है ना ब्रिटिश रूल का, उसको कहा जाता है रूल ऑफ क्राउन। और इस दौरान में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो सबसे पहला एक्ट पास किया, दैट वाज एन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। देखते हैं इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम आप लोगों को एक गुड गवर्नमेंट दे रहे हैं। ठीक है, उन लोगों ने क्या कहा, हम आप लोगों को एक गुड गवर्नमेंट दे रहे हैं। तो इसके कारण इस एक्ट को कहा गया एक्ट फॉर अ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। यार ये तो गलत बात हो गई। अगर आप इस एक्ट को गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हो, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो 1773 से लेके 1853 तक आप लोगों ने जो कुछ किया, दैट वाज नॉट अ गुड, दैट वाज बैड। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। देखते हैं, उन लोगों का कहना ये था कि गुड गवर्नमेंट से हमारा मतलब है कि हम आप लोगों को देने वाले हैं एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक आंसरेबल गवर्नमेंट। हुआ क्या, 1858 में आफ्टर द म्यूटिनी ऑफ 1857, हर मैजेस्टी ने, ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया जी ने अपने आप को इंडिया की एम्प्रेस घोषित कर दिया। उन्होंने अपने आप को इंडिया की महारानी घोषित कर दिया एंड द एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली अपने अंडर में ट्रांसफर कर लिया। उन्होंने क्या किया कि अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था ना, उसको डायरेक्टली ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया जी के अंडर में ट्रांसफर कर लिया। एंड दैट्स वाई दीज गवर्नमेंट हैज बीन पॉपुलरली कॉल्ड एज हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट। तो अब ब्रिटिश शासन जो ब्रिटिश इंडिया का जो शासन है, इट इज डायरेक्टली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन, अंडर द ट्रस्ट ऑफ हर मैजेस्टी। अब क्या हुआ, हमारे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे ना, उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पे एक नया पदनाम बनाया गया, दैट वाज एन वाइसरॉय ऑफ इंडिया। एंड वी ऑल नो कि लॉर्ड कैनिंग जो थे वो हमारे प्रथम वाइसरॉय थे। वाई वाइसरॉय इसलिए क्योंकि ही वॉज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। वाइसरॉय वॉज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। वो ब्रिटिश क्राउन की, ब्रिटिश ताज की अध्यक्षता में, उनके बिहाफ में, उनके ट्रस्ट में इंडिया में डायरेक्टली शासन करेंगे। दूसरा, इस एक्ट ने क्या किया कि
जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की जो दो ऑर्गेनाइजेशन थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को देखती थी, उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से इसने क्या किया कि इंडिया में जो डबल गवर्नमेंट थी ना उसको ख़त्म कर दिया। देखिए अब इसने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को तो ख़त्म कर दिया और उसकी सारी की सारी पावर दे दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सारी पावर दे दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को। देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई जिसके हेड नॉमिनेट की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। समझ में आई बात? इसने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक काउंसिल बनाई, 15 मेंबर की काउंसिल बनाई जिसके हेड हो गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ये कहाँ बैठेंगे? ब्रिटेन में। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट, समझ में आई बात? उस टाइम पे ब्रिटेन में भी लोकशाही हुआ करती थी और वहां पे जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होते थे ना, दे वर रिस्पॉन्सिबल टू देयर पार्लियामेंट। वहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम हुआ करती थी गवर्नमेंट की। तो जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे ना, ही इज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड अल्टीमेटली ही इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब हमारी ये जो बॉडी थी ना 15 मेंबर की काउंसिल फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसको बनाया गया एक बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, इट वॉज एन बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है कि ये बॉडी सरकार पे केस कर सकती है और सरकार इस पर भी केस कर सकती है। समझ में आई बात? कि ये जो बॉडी थी, जो काउंसिल थी ना, जो 15 मेंबर की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए, इट वाज एन बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सरकार पर भी केस कर सकती थी और सरकार भी उस पर केस कर सकती थी। एंड अल्टीमेटली इट वाज एन एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, तो इट वाज एन एडवाइजरी बॉडी टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड अल्टीमेटली टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। देखिए अब पिक्चर कुछ ऐसी बन रही है कि ये जो है हमारा इंडिया है, इंडिया में एक वाइसरॉय है। ठीक है, जो इंडिया में XYZ जो भी ऑफिसर्स है वो लोग रिप्रेजेंट करेंगे टू दी वाइसरॉय। वो लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे टू दी वाइसरॉय। वाइसरॉय क्या करेंगे, वाइसरॉय रिपोर्ट करेंगे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को। समझ में आई बात? वाइसरॉय रिपोर्ट करेंगे टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को, जो कि ब्रिटेन में बैठते हैं। ठीक है, एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू दी ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो देखिए दोस्तों, हो गई ना यहाँ पे कि एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल टू दी हायर अथॉरिटी और अल्टीमेटली द एवरी ऑफिसर्स ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ब्रिटिश क्राउन। तो इस तरह से उन लोगों ने दिया कि हम लोगों ने आपको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी, हम लोगों ने आपको एक आंसरेबल गवर्नमेंट दी। एंड माय फ्रेंड, द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड आंसरेबल गवर्नमेंट होती है गुड गवर्नमेंट। ठीक है, उसको कहा जाता है गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग इंडिया में एक गुड गवर्नेंस लाना चाहते थे, ऐसा ये लोग कहते थे। ठीक है ना, ये ब्रिटिशर्स बोलते थे कि हम लोगों ने आपको इस एक्ट के माध्यम से एक गुड गवर्नेंस दी है। दूसरा क्या हो रहा था कि इस एक्ट में ना, देखिए ये लोग ये एक्ट जो लाए थे ना, वो इंडिया में जो प्रशासनिक मशीनरी थी, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वे था ना, उसको सुधारने के लिए लाए थे। तो इस एक्ट ने है ना ज़्यादा कुछ नहीं किया। इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स थी ना उसको थोड़ा सुधारा, इसने स्ट्रीमलाइन किया एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स को। लेकिन इसके माध्यम से कोई जो स्ट्रक्चरल था ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ। तो इसके कारण यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले, सिर्फ ये एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल एंड ये सब देखने को मिला हमें। उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम पे हमारे वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने सोचा कि भाई जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है ना, उसमें हमें इंडियंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें इंडिया में अपने शासन को बनाए रखना है, देन वी नीड अ हेल्प, वी मस्ट नीड अ हेल्प ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। हमें उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और इसी के चलते उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनेक्ट करवाए इंडियन काउंसिल एक्ट्स। ठीक है, जो 3 बार इनेक्ट हुए, 1861, 1892 एंड 1909। यहाँ से है ना बहुत मेजर चीज़ें शुरू हो रही है। देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट के माध्यम से इंडियंस को है ना इन्वॉल्व किया गया इन द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, इन कानून बनाने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी निश्चित की गई। देखते हैं कि इन सब एक्ट्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहला एक्ट हुआ जो
वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का क्या इंपॉर्टेंट था कि पहली बार इसने क्या किया कि भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठने की परमिशन दी। इसने क्या किया, पहली बार भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्वॉल्व किया एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, यू कैन सी द नॉन ऑफिशियल मेंबर, जो इंडियंस थे ना वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे क्योंकि उनके पास कोई पावर्स नहीं थे। ठीक है, दे वर अपॉइंटेड एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, तो इस तरह से इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने पहली बार भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्थान दिया एंड दे वर पॉपुलरली अपॉइंटेड बाय दी वाइस रॉय। ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे ना वो वाइस रॉय के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। यू ऑल नो कि सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला एंड द राजा ऑफ बनारस, ये जो तीन थे ना ये सबसे पहले भारतीय थे जिनको वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, एक दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हुई कि 1861 का जो एक्ट है ना उसने मद्रास और बॉम्बे की लेजिस्लेटिव पावर को रिटर्न करना स्टार्ट किया। ठीक है, देखिए मैंने वर्ड लिखा हुआ है स्टार्टेड रिटर्निंग पावर्स। व्हिच पावर्स? लेजिस्लेटिव पावर्स। मैंने बोला लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, इस एक्ट ने क्या किया, जो 1773 के एक्ट से शुरू हुआ था एंड 1833 के एक्ट में जो सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी ना, जिसमें मद्रास और बॉम्बे के सारे लेजिस्लेटिव पावर्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की ओर कॉन्सेंट्रेट कर दिए गए थे, इसको उलटना शुरू किया। तो यहाँ से शुरू होती है प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। 1861 के एक्ट ने प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन शुरू की, जो आगे जाके 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद 1937 में अपने क्लाइमैक्स पर पहुंची एंड वी गॉट दी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो इस डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस के चलते तीन नई लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी स्थापना की गई, जैसे कि 1862 में बंगाल में, 1866 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में एंड 1897 में पंजाब में तीन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की स्थापना की गई। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई कि इसने जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी ना उसको रिकॉग्नाइज किया। देखिए पोर्टफोलियो प्रणाली जो है ना वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में पहले से लागू कर दी गई थी। इसके अंदर क्या होता है कि वाइसरॉय की जो काउंसिल होती है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका कोई एक मेंबर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का हेड बन सकता था, हेड बनाया जा सकता था। ठीक है, उसको चार्ज दिया जा सकता था कि भाई एक मेंबर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट को देखेगा एंड ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल वो उस डिपार्टमेंट के लिए ऑर्डर भी पास कर सकता था। समझ में आई बात? पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या था कि वाइसरॉय की जो काउंसिल होती थी ना उसका एक मेंबर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का हेड बनाया जा सकता था, उसको चार्ज दिया जा सकता था और वो उस डिपार्टमेंट के लिए एक आदेश पारित कर सकता था ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल। तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। ये पोर्टफोलियो सिस्टम जब लाई गई थी ना एट दैट टाइम इट वाज अ एग्जीक्यूटिव डिसीजन, क्योंकि वो लाया किसके द्वारा गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अब इसको लेजिस्लेटिव अप्रूवल मिलना भी ज़रूरी था, तो इस 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने इस पोर्टफोलियो सिस्टम को लेजिस्लेटिव अप्रूवल दे दिया। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस एक्ट के माध्यम से वाइसरॉय को दी गई थी। भाई हमारे जो वाइसरॉय साहब थे ना उनको पावर ऑफ ऑर्डिनेंस दिया गया था, उनको पावर ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोवाइड किया गया। ये उसी तरह है जिस तरह से हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रेसिडेंट सर को पावर ऑफ ऑर्डिनेंस दिया गया है कि ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव मेक्स अ लॉ व्हेन द लेजिस्लेटिव इज एब्सेंट। समझ में आई बात? कि भाई एग्जीक्यूटिव कानून बनाएंगे जब लेजिस्लेटिव फंक्शन में नहीं होगी, जब लेजिस्लेटिव एब्सेंट होगी या फंक्शन में नहीं होगी, तो उसको बोला जाता है, दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो उस टाइम का जो ऑर्डिनेंस था ना उसकी भी वही खासियत थी कि भाई इस टाइम पे जो 6 महीने के लिए वो वैलिड था उस टाइम पे भी वो 6 मंथ के लिए वैलिड था। और ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता था कि वाइसरॉय इमरजेंसी कंडीशन में अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल की परमिशन के बिना उसको रेक्टिफाई किए बिना कोई भी लॉ पास कर सकता था, दैट वाज एन ऑर्डिनेंस। इसके बाद क्या हुआ कि 1892 का दूसरा एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इस एक्ट ने क्या किया कि जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी ना बोथ प्रोविंसेस में एंड सेंटर में, उसमें
मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया, उसने साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ाया। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ना कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करने की सत्ता दी गई थी वाइसरॉय को, एंड ऑल दैट। इन प्रोविंसेस में भी गवर्नर जो होते थे ना वो भी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते थे। तो ये जो प्रक्रिया है ना उसको थोड़ा एक्सपांड किया गया इन 1892 कि भाई उसने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ इन सेंटर एंड प्रोविंसेस दोनों का आकार बढ़ाया, उसको थोड़ा बड़ा किया। दूसरा इसने क्या किया, अब तक हम लोगों ने देखा कि जो नॉमिनेटेड जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे ना उनके पास कोई पावर्स नहीं थी। इसने है ना इस एक्ट ने उनको थोड़ी सी पावर दी, उनके जो फंक्शंस थे ना उसको एक्सपांड किया। उसने क्या बोला कि भाई आप लोग बजट पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, जब बजट होगा तब हम आपको पावर्स देते हैं कि आप उसको डिस्कस करो, उसमें आप अपने व्यूज दो। दूसरा उन्होंने ऐसा बोला कि आप एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन कर सकते हो। इसका ये मतलब होता है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है ना नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, वो क्या जो एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं ना जो काउंसिल में, उनको बोल सकते हैं कि भाई हमारे एरिया में ये काम क्यों नहीं हुआ, कि भाई हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम्स है, उसके लिए आप थोड़ा क्या कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो टू दी एग्जीक्यूटिव्स। तो इस तरह से उनको थोड़ा फंक्शनल एम्पावरमेंट दिया गया। दूसरी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डाली गई कि जब अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर वाइसरॉय किसी भी मेंबर को नॉमिनेट करता है तब उसको जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जैसी जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती थी ना उन लोगों का रिकमेंडेशन लेना जरूरी होगा। समझ में आई बात कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करते टाइम, उनको नॉमिनेट करते टाइम वाइसरॉय को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जैसी जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी ना उसका रिकमेंडेशन लेना जरूरी था। उसी तरह जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी गवर्नर जब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे ना तब उनको भी वहाँ की लोकल बॉडीज जैसे कि जमींदार, ट्रेड यूनियंस, यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा की जो रिकमेंडेशन है उसको लेना उसने ज़रूरी बना दिया। तो अब क्या हो रहा है, देखिए पिक्चर कुछ ऐसी हो रही थी कि पहले जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे ना दे वेर अपॉइंटेड बाय दी वाइसरॉय ओनली, ठीक है, वाइसरॉय को अच्छा लगा उसको अपॉइंट कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा था, अब चीज़ें वाइसरॉय से थोड़ी दूर जाने लगी, द डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ बीन स्टार्ट, ठीक है। तो अब क्या होने लगा कि भाई आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर किसी को अपॉइंट करना है एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर देन यू हैव टू टेक अ रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर गवर्नर को किसी को अपॉइंट करना है देन ही हैज टू टेक अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द लोकल बॉडीज लाइक जमींदार, ट्रेड यूनियंस एंड यूनिवर्सिटीज। देखिए तो इस तरह से क्या होने लगा कि भारतीयों को लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में स्थान मिलने लगा, ठीक है। और देखिए बुक में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 1892 में ये सब मिलने का कारण था कि उस टाइम पे 1885 में जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई थी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड के कारण जो ब्रिटिशर्स थे उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ रहा था और उसी के कारण उन लोगों ने जो इंडियंस है उनको रिप्रेजेंटेशन देना शुरू किया, उनको इन्वॉल्व करना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, ये जो हमारा तीसरा इंडियन काउंसिल एक्ट था इसको पॉपुलरली है ना मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। भाई क्यों मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है, यू ऑल नो कि उस टाइम पे जो है ना लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एंड लॉर्ड मिंटो वाज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। इसने क्या किया, इसने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना उसको और एक्सपांड किया, ठीक है। देखिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से शुरू किया था ना 1861 में पहले नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को डाला, 1892 में फिर उसको एक्सपांड किया, संख्या और बढ़ाई एंड 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा भी इसने क्या किया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना उसको और एक्सपांड किया। अब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना उसमें मेंबर्स की संख्या को 16 से बढ़ा के 60 कर दिया, ठीक है। और प्रोविंसेस में है ना द नंबर्स आर वेरिएबल कि उनकी जनसंख्या या वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स की संख्या डिसाइड की जाती थी, लेकिन सेंटर में इट इज़ मार्कली इंक्रीज 16 से बढ़ा के 60 कर दी। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान देने योग्य कि उन लोगों ने ऑफिशियल मेजोरिटी को बनाए रखा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजोरिटी को इसलिए बना के रखा गया कि वो लोग हमें इन्वॉल्व तो करना चाहते थे लेकिन वो हमारा इंटरफियरेंस नहीं चाहते थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि इंडियंस लॉ बनाने की प्रोसेस में उन्हें बाधा डाले,
क्योंकि अगर मेजोरिटी साबित हो गई, अगर मेजोरिटी आई नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, तो जो लॉ बनने लगेंगे वो प्रो इंडियन बनने लगेंगे। लेकिन वो लोग जो लॉ बनाना चाहते थे वो तो चाहते थे कि भाई ऐसे लॉ बने जिससे कि ब्रिटिश इंडिया में हमारा प्रशासन बना रहे और हम इंडिया को कभी आज़ादी ना होने दें। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, ये अपनी एक मोनोपोली बचाए रखी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी को बनाए रखा। लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई आप नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को मेजोरिटी दे सकते हो, वहाँ पे आप दे सकते हो, क्योंकि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनके पास इतने ज़्यादा कुछ पावर्स तो थे नहीं। तो उन लोगों ने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी के लिए अप्रूवल दे दिया। देन इस एक्ट ने और क्या किया, इसने थोड़ा सा फंक्शनल एम्पावरमेंट भी किया कि हमारे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि भाई ये नहीं हुआ है हमारे एरिया में, तो क्यों नहीं हुआ है, अगर इसका आंसर अच्छे से नहीं मिला तो वो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है ना वो उस आंसर पे दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। समझ में आई बात, कि उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, काउंटर क्वेश्चन करने की आज़ादी प्राप्त हुई, उनको अधिकार प्राप्त हुआ। दूसरा, उन्होंने थोड़ी एक आज़ादी दी कि भाई आप बजट के ऊपर रेजोल्यूशन लाओ, आप खुद बजट का ड्राफ्ट पेश करो, आप उस पर रेजोल्यूशन ला सकते हो। तो इस तरह से थोड़ी फंक्शनल एम्पावरमेंट भी उनको दी गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट टाइम एवर क्या हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी ना वाइसरॉय की और प्रोविंशियल गवर्नर्स की, उसमें इंडियंस को एसोसिएशन बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ कि आप किसी इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी मेंबरशिप दे सकते हो। ठीक है, और जो फर्स्ट इंडियन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में स्थान मिला एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन। ठीक है, एंड ही वाज अपॉइंटेड एज ए लो मेंबर। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पहले यूपीएससी पूछा करती थी कि भाई नाम के आधार पे, लेकिन ये ना आपको वाइवा क्वेश्चन में भी काम आ सकते हैं, और किसको पता यार यूपीएससी का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी कभी भी पूछ सकती है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, और ये हमारी जो इंडिपेंडेंस की जो जर्नी है ना, उसमें भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हम लोग कैसे आगे बढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए, हमारे जो लॉर्ड मिंटो साहब थे ना, उस टाइम पे वाइसरॉय थे। अब उनके दिमाग में है ना थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें शुरू हो गई। और देखिए, इसके पहले हम लोग थोड़ा हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं कि अभी हम लोग खड़े हुए हैं 1909 में। ठीक है, 1909 में इस टाइम पे ना दो मेजर चीज़ें हुई थी। एक तो हुआ था हमारा बंगाल पार्टीशन। ठीक है, बंगाल पार्टीशन। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि मुस्लिम लीग जो है ना वो अभी फंक्शन में आ गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। तो ये दोनों बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब तक क्या हो रहा था कि हम लोगों ने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अकेली प्रेशर कर रही थी। इट वाज इन अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू अपोज एंड टू आस्क समथिंग फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन अब हमारे पास दो पार्टियां हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। अब इसमें एक बड़ी दिक्कत ये थी कि जो मुस्लिम लीग थी ना, इट वाज एन मुस्लिम पार्टी, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी ना उसमें हिंदुओं का प्रभुत्व ज़्यादा था। तो इसी बात का फायदा उठाया लॉर्ड मिंटो ने क्या किया, अपनी जो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी ना उसको आगे बढ़ाने के चक्कर में उसने क्या किया कि एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया मुस्लिम्स को। उसने क्या किया, मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। इसका क्या मतलब होता है कि जो मुस्लिम एरियाज होते थे ना, जो मुस्लिम एरिया है वहाँ पे मुस्लिमों को ही टिकट मिलेगा। ठीक है, हम लोग सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि जहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया है ना, जो भी मुस्लिम बहुल प्रांत है ना, वहाँ पे मुस्लिम लोगों को ही टिकट मिलेगा। तो इट इज़ एन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की उस एरिया में उनका जो विधायी सदस्य होगा दैट वाज अ मुस्लिम। दूसरा, उसने ऐसा किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू किया। इसका क्या मतलब होता है सेपरेट इलेक्टोरेट का, कि अगर किसी सीट पे मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा है, ठीक है, अगर किसी सीट पे मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर ही इलेक्ट कर पाएंगे। समझ में आई बात। तो इस तरह से उसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत की, एंड उस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की भी शुरुआत की। तो इस तरह से इस एक्ट ने क्या किया कि इसने इंडिया में कम्युनलिज्म को लीगलाइज बना दिया। उसने हमारे जो कम्युनलिज्म की प्रोसेस थी उसको लीगलाइज बना दिया, उसको एक वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया।
यार इट वॉज एन वेरी बैड थिंग। और उस टाइम पे उसके कारण लॉर्ड मिंटो जी का बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था एंड उसको द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट एंड एट्सेट्रा बोला जाता था। तो इस तरह से ये हुआ कि लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला गया कि आपने सांप्रदायिकता के बीज बोए इंडिया में एंड यू डिवाइड अस एंड यू डिवाइड द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनलिज्म एंड एट्सेट्रा, ऐसा बहुत कुछ बोला गया एंड चीज़ें चलती गई। ठीक है, अब देखिए दिक्कत क्या हो रही है। हम लोग खड़े हुए हैं 1909 में, ठीक है, हम लोगों ने शुरुआत की थी 1773 से। ठीक है, क्या मिला हमको, कहाँ खड़े हैं हम, हमारे पास क्या है, कुछ भी तो नहीं। देखिए कुछ चीज़ें उन लोगों ने हमें दी, जैसे कि उन्होंने एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमें स्थान दिया। ठीक है, हमें थोड़े से राइट्स दिए कि आप बजट पे बोलो, उसका रेजोल्यूशन लाओ, या आप एग्जीक्यूटिव को कुछ क्वेश्चन पूछो। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आपने पूछा और एग्जीक्यूटिव ने आंसर दे दी। उन्होंने क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया था, लेकिन एग्जीक्यूटिव को ऐसा नहीं बोला था कि आपको आंसर भी देना है। ठीक है, तो हमें क्या मिला, उल्टा इन लोगों ने कम्युनलिज्म के नाम पे हमें बांटना शुरू कर दिया, एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट, ये ऐसी चीज़ें लाके। तो क्या मिला हमें, नथिंग, वी हैव गॉट नथिंग। ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कहीं से कि ये लोग हमें इंडिपेंडेंट बनाएंगे, ये लोग हमें सॉवरेन कंट्री बनाएंगे। ये तो जो लॉ पास कर रहे थे वो अपनी ही खुशी के लिए, अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ बनाने के लिए पास कर रहे हो, ऐसा लग रहा था। तो चीज़ें कुछ यूँ जा रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम लोग सॉवरेन बनेंगे। Then the next step comes. The great man of India, Mahatma Gandhi. The great man of India, our father of nation, Mahatma Gandhi, written in 1915. 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत रिटर्न आए एंड उन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। उन्होंने भारत में जो स्लेवरी की पोजीशन थी उसको देखा, उन्होंने इंडिया के गांव में घूमे, यानी ये सब चीज़ आप हिस्ट्री में देखोगे। मैं पॉलिटिकल लिहाज से बात करूंगा कि महात्मा गांधी का इंपॉर्टेंस क्या था। महात्मा गांधी ने हमें बताया, उन्होंने हमें एक रोड मैप दिया, एक रूट मैप दिया कि किस तरह से हम लोगों को सॉवरेनिटी प्राप्त करनी है। देखिए हम लोग उस टाइम पे हुआ करते थे कॉलोनी, ठीक है, वी वेर अ कॉलोनी। उसका क्या मतलब होता है, कॉलोनी का क्या मतलब होता है, व्हाट इज अ कॉलोनी। देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या हम लोगों को मिलिटरीली स्लेव बनाया था, क्या उन लोगों ने हम पे फौज रख के हमें गुलाम बनाया था, वो हमें कैद करके गुलाम बना के रखे थे। नो माय फ्रेंड्स, नेवर। उन लोगों ने हमें कभी स्लेवर बनाया नहीं था बाय मिलिट्री मीन्स, उन लोगों ने हमें स्लेव बनाया था बाय पॉलिटिकल मीन्स, बाय दी लेजिस्लेटिव मीन्स, बाय दी लीगल मीन। समझ में आई बात। जब महात्मा गांधी जी इंडिया में वापस आए थे ना, उस टाइम पे हमारा लिटरेसी रेट मुश्किल से कुछ 5 से 7% रहा होगा। अब इतने लिटरेसी रेट में लोगों को ये समझाना कि भाई हम पहले तो हम किस तरह से गुलाम है और इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए हमें किस तरह से बैटल को लड़ना है, यही बहुत बड़ी बात थी यार। ठीक है, आज तो उन्होंने हमें बताया कि वी आर colony, we are a slave by mean of polity and by mean of legal matter। तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से, उन्होंने हमें रोड मैप दिया, उन्होंने हमें और कांग्रेस को रोड मैप दिया कि किस तरह से हम लोग बाय दी पॉलिटी एंड बाय दी लीगल बैटल ब्रिटिशर्स को अपने इंडिया से भगा सकते हैं एंड वी कैन बिकम इंडिपेंडेंट, वी कैन बिकम अ सॉवरेन स्टेट। तो फ्रेंड्स इसी के कारण महात्मा गांधी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी कारण उनको बोला जाता है कि फादर ऑफ नेशन। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे जो स्वतंत्र सेनानी थे उनका इतना रोल नहीं है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट बाई पर्सनल माई मीन मैं ये समझता हूँ कि महात्मा गांधी को इसी के कारण हमारे राष्ट्रपिता बोला जाता है एंड ही वॉज अ मास कम्युनिकेशन लीडर। उन्होंने लोगों के साथ कम्युनिकेट किया, गांव बस्ती बस्ती जाके उन्होंने लोगों को समझाया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनी माय फ्रेंड, एंड उन्होंने हमें रोड मैप दिया कि किस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना है। सबसे पहले उन्होंने बताया, उन्होंने ब्रिटिशर्स से मांगी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिशर्स से मांगी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसका क्या मतलब है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो महात्मा गांधी जब कांग्रेस ज्वाइन किए एंड जो हमारे आंदोलन आगे चढ़ रहे थे, उसके दौरान 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। वो इंडिया में
ग्रेजुअली एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव। वो लोग इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को धीरे धीरे एक स्थापना करना चाहते हैं। ग्रेजुअली दे वांट टू इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, और उसके चलते उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनेक्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है, इस एक्ट को जो है ना पॉपुलरली मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ऑल वी नो कि जो मॉन्टेग्यू है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू वाज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज अ आवर वाइसरॉय। ठीक है, पहली बार देखिए, पहली बार इस एक्ट ने क्या किया कि जो हमारी लेजिस्लेटिव थी ना, जो हमारा लेजिस्लेचर था ना, उसके फंक्शंस को, उसके जो सब्जेक्ट्स थे ना, उसको सेंट्रल एंड प्रोविंशियल दो लिस्ट में डिवाइड किया। क्या किया इसने हमारे जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स थे ना, उसको सेंट्रल एंड प्रोविंशियल दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तो जो सेंट्रल लिस्ट है उसके ऊपर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वो कानून बनाती, और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार प्रोविंसेस को प्रोवाइड किया गया। तो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल दोनों को अपने अपने अधिकार प्रोवाइड किए सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट के द्वारा। अब जो प्रोविंशियल लिस्ट हुआ करती थी ना, वहां पे उन लोगों ने एक बहुत बड़ा गेम खेला। उन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल लिस्ट को ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स इसमें डिवाइड किया। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर सब्जेक्ट? ट्रांसफर सब्जेक्ट का मतलब क्या था, उसमें ऐसी चीजें रखी गई जिसमें जो गवर्नर होते थे ना, वो लॉ बनाते थे विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ में आई बात? ट्रांसफर लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स को रखा गया जिस पर गवर्नर रूल्स बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ मिनिस्टर हु आर रिस्पॉन्सिबल टू द काउंसिल। ठीक है, अब जो रिजर्व लिस्ट थी ना, रिजर्व लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट लगाए गए जिस पर गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव की मदद से कानून बनाएंगे, एंड एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव एट दैट टाइम। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो यहां पर इन लोगों ने गेम खेल दिया। अब देखिए, महात्मा गांधी ने क्या मांगा था? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने मांगा था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, दूसरा होता है बाइकैमरलिज्म। ठीक है, एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर, दूसरा होता है बाइकैमरलिज्म। इन्होंने क्या किया, पहली चीज सेपरेशन ऑफ पावर तो इन्होंने दे दिया, लेकिन कैसे दिया? स्टेट में उन्होंने क्या किया, प्रोविंसेस में जो उनकी लिस्ट थी ना, उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे उसको अपने पास रख लिया फॉर द एग्जीक्यूटिव्स, और जो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे उनको दे दिया ट्रांसफर लिस्ट में फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस व्यवस्था को बोला जाता है डायरकी। ठीक है, डायरकी का क्या मीनिंग होता है कि दो हेड, डबल हेडेड। ठीक है, ये है ना ग्रीक वर्ड है, पहले है ना वेरी इन एंशिएंट टाइम ग्रीस में इस तरह से शासन चलाया जाता था। जो ग्रीक माइथोलॉजी में वगैरह में आप पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ग्रीस में पहले इस तरह से शासन होता था, डबल हेडेड शासन। ठीक है, तो इस जो व्यवस्था है ना, उसको बोला जाता है डायरकी। देखिए, अब पिक्चर कुछ यूं बन रही है कि देयर आर टू लिस्ट, वन इज प्रोविंशियल एंड सेकंड इज वन इज सेंट्रल एंड सेकंड इज प्रोविंशियल। सेंट्रल लिस्ट में उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डाल दिया, मतलब रक्षा है, फाइनेंस है, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स थे ना, उसको उन्होंने डाल दिया सेंट्रल लिस्ट में। अब कुछ लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे उसको रखा प्रोविंशियल लिस्ट के लिए। अब उस लिस्ट में से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ना, उसको डाल दिया रिजर्व सब्जेक्ट में, मतलब उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कंट्रोल रहेगा। ठीक है, और जो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे ना, उसको रख दिया ये ट्रांसफर लिस्ट में। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि द सेपरेशन ऑफ पावर तो दिया, लेकिन इन द फॉल्स सेंस। क्या हमें कुछ पावर मिली? अल्टीमेटली तो प्रोविंसेस के पास एक ही जगह पे कानून बनाने का अधिकार रहा, दैट वाज इन अ ट्रांसफर लिस्ट। ठीक है, यही तो एक सब्जेक्ट है कि जिस पर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस अपने तरीके से कानून बना सकती थी। तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रखे गए थे, इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो था नहीं। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि सेपरेशन ऑफ पावर तो प्रोवाइड की, लेकिन इन दी फॉल्स सेंस। दूसरा इन्होंने क्या किया कि सेंटर में बाइकैमरलिज्म को लागू किया। तो जो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, दैट इज आवर हाउस ऑफ पीपल एंड
काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि आज की कंडीशन में हमारी जो दो हाउसेस है ना, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा और लोकसभा, उसने सेंटर में बाइकैमरलिज्म दे दिया, लेकिन प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म नहीं दिया। वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसकी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ही रहती थी एंड गवर्नर वाज डूइंग अ शासन, ठीक है। दूसरा इसने क्या शुरू किया कि इसने डायरेक्ट इलेक्शन शुरू किए, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन शुरू किए बट विथ लिमिटेड फ्रेंचाइज, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि 1919 के एक्ट ने डायरेक्ट इलेक्शन शुरू किए फॉर दी अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और लिमिटेड फ्रेंचाइज दिया। उन्होंने किस तरह से इसमें फ्रेंचाइज दिया था कि शिक्षा, कर, संपत्ति, इसे ऐसे नॉर्म्स के आधार पे लिमिटेड लोगों को फ्रेंचाइज यानी कि मताधिकार प्रोवाइड किया गया था। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि ब्रिटिशर्स ने हमें कभी भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया है एंड इट वाज अ वेरी बोल्ड स्टेप ऑफ आवर फॉरफादर्स। और डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने हमें जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड किया था ना, इट वाज अ वेरी बोल्ड स्टेप ऑफ हिम, कि वो जानते थे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ ना, उस टाइम पे हमारी परिस्थितियों में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देना बहुत ही ज़्यादा बोल्ड स्टेप था बाय दी डॉक्टर B.R. आम्बेडकर सर, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा इस एक्ट ने क्या किया कि वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, उसमें 6 में से 3 सदस्य, 3 आउट ऑफ 6 सदस्यों को इंडियंस होना एसेंशियल कर दिया। उन्होंने बोला कि 3 सदस्यों को आपको इंडियन रखना है, लेकिन यहां पर उन्होंने एक क्लॉज रखा था कि जो कमांडर इन चीफ होता है ना, द कमांडर इन चीफ जो होगा ना, वो इंडियंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो कमांडर इन चीफ की जो पोस्ट थी ना, ही वॉज अ मिलिट्री हेड, ठीक है। तो वो पोस्ट कभी इंडियंस के द्वारा नहीं भरी जाएगी, उस पोस्ट पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही अपॉइंट होंगे। दूसरा इसने ये बहुत गंदी चीज़ की कि उसने जो कम्युनल रिप्रेजेंट था ना, उसको और एक्सपांड किया। देखिए लॉर्ड मिंटो साहब ने तो मुस्लिमों के लिए कम्युनल इलेक्टोरेट एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू किया था, लेकिन 1919 के एक्ट ने सिख, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, इन लोगों के लिए भी ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा एक्सपांड कर दिया। दूसरी एक चीज़ की गई कि लंदन में हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का एक ऑफिस बनाया गया, एक पोस्ट खड़ी की गई हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया की, और हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे ना, उसकी थोड़ी सी पावर्स, थोड़े से फंक्शंस हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिए गए। 1926 में इसने क्या किया कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत की फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि 1833 के एक्ट के थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर सिविल सर्वेंट्स की शुरुआत की गई थी, जो कि आगे बढ़ते बढ़ते 1926 में एक कमीशन बनाया गया पर्टिकुलरली फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो इसको आप मिस कभी मत करिएगा, इट कैन बी आस्क इन एग्जाम कि 1926 में हमारा प्रथम सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना था, जो कि आज हमारा यूपीएससी है, जिसकी एग्जाम्स आप लोग नेक्स्ट ईयर देने वाले हो और पास होने वाले हो मेरे फ्रेंड्स, तो इसको मत भूलिएगा। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उसने प्रोविंसेस को बोला कि भाई आप अपना बजट अब खुद बनाओ, ठीक है, आप अपना बजट बनाओ, सेंटर बजट हम लोग बनाएंगे। तो इस तरह से उसने सेपरेट किया प्रोविंशियल बजट को फ्रॉम दी सेंट्रल बजट। इस एक्ट ने एक बहुत अच्छी चीज की थी, इसने क्या किया था कि इसने इटसेल्फ अपने अंदर 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन की रिकमेंडेशन रख दी थी। ऑलरेडी इसने एक प्रोविजन कर दिया था कि इस एक्ट के लागू होने के 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन आएगा, जो इस एक्ट के लागू होने के बाद इंडियन प्रशासन में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में रिपोर्ट करेगा। समझ में आई बात? इट इज ऑलरेडी एक स्टैट्यूटरी कमीशन का प्रोविजन कर दिया गया था इस एक्ट में कि एक कमीशन आएगा जो इस एक्ट के बाद क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में रिपोर्ट करेगा। अब देखिए हो क्या रहा था, थोड़ा सा बैक में जाते हैं। महात्मा गांधी जी ने मांगा था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में 2 भाग थे, सेपरेशन ऑफ पावर एंड बाइकैमरलिज्म। इन लोगों ने हमें क्या दिया, ठीक है, इन लोगों ने हमें दिया सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन इन द फॉल सेंस कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अपने पास रख लिए और जो फालतू के सब्जेक्ट थे जिसका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था वो हमें दे दिए प्रोविंसेस को। इसने दिया बाइकैमरलिज्म, लेकिन ओनली इन द सेंटर, नॉट इन द स्टेट। तो इस तरह से इस एक्ट ने कहीं पर भी हमें ट्रू सेंस ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं प्रोवाइड की, ठीक है, ट्रू सेंस ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहीं प्रोवाइड नहीं की।
हाँ, ये लोग बोल रहे थे कि हम लोगों ने आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की। इन लोगों ने महात्मा गांधी जी को बोला कि भाई देखो गांधी जी, हम लोगों ने आपको दे दी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, लेकिन महात्मा गांधी ऐसा तो मानने वाले थे नहीं, एंड द एक्ट वाज फेल्ड। ठीक है, द एक्ट वाज फेल्ड टू कन्विंस द इंडियंस एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हुआ अगस्त 1920 में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया असहयोग आंदोलन। ठीक है, डिसओबेडिएंट मूवमेंट, सिविल डिसओबेडिएंट मूवमेंट। एंड उसको चलाते चलाते इस मूवमेंट में ऐसा हुआ कि बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स ने अपनी जॉब छोड़ दी, वकीलों ने कोर्ट में जाना बंद कर दिया, केस लड़ना बंद कर दिया, किसी भी तरह से इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस तरह से सिविल डिसओबेडिएंट मूवमेंट ने बहुत सक्सेस प्राप्त कर ली थी। एंड ये आप हिस्ट्री में पढ़ोगे कि किस तरह से सिविल डिसओबेडिएंट मूवमेंट की आगे चली। और इस डिसओबेडिएंट मूवमेंट के चलते, असहयोग आंदोलन के चलते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 1927 में, 2 साल पहले, एक्चुअली हमने देखा था कि इस एक्ट ने एक स्टैट्यूटरी कमीशन का रिकमेंडेशन की थी 10 साल के बाद, यानी कि 1929 में। लेकिन असहयोग आंदोलन के चलते 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन को इंडिया में भेजा। ठीक है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये जो कमीशन आया ना, उसको बोला जाता है साइमन कमीशन, क्योंकि उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसलिए उसमें 7 मेंबर थे, सातों के सातों ब्रिटिशर्स थे। यार ये क्या हो गया, एक तरफ आप बोल रहे हो कि हमें इंडियन गवर्नेंस में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बारे में रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, आपको ये देखना है कि इंडियन गवर्नेंस में क्या क्या चेंजेस हुए, और आप भेज रहे हो ब्रिटिशर्स को, इंडियंस को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं थे। ठीक है, तो उसके कारण ऑल ओवर द इंडिया साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ, बहुत ज़्यादा अपोज हुआ है। भाई साइमन भारत छोड़ो, ऐसे नारे लगाए गए, रैलियाँ निकली, एंड एटसेट्रा बहुत कुछ हुआ। ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ने वाले हो अच्छे से, और ये आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से जान रहे हो। तो 1927 में साइमन कमीशन इंडिया में आया, इंडियंस ने उसका अपोज किया। फिर भी साइमन कमीशन ने क्या किया, 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या लिखा, देखिए इसने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी है, थोड़ी देखते हैं हम लोग। इसने बोला कि आप जो प्रोविंसेस है ना, वहाँ पे डायरार्की को ख़त्म करो। ठीक है, हम लोगों ने देखा था ना कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उसको 2 लिस्ट में डिवाइड किया गया था, ट्रांसफर लिस्ट एंड जो हमारी रिजर्व लिस्ट थी उसमें। इसको आप खत्म करो, इसने बोला प्रोविंसेस में डायरार्की को खत्म करो। दूसरा इसने ऐसा बोला कि आप जो है ना स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो प्रोविंसेस है ना, उसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को और आगे बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। ठीक है, आप वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और उनको आंसरेबल बनाओ। तीसरा इसने क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उसने फेडरेशन बनाने को बोला कि आप ब्रिटिश इंडिया का फेडरेशन बनाओ। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का फेडरेशन बनाओ, जितने भी स्टेट एंड प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट है उन लोगों को इकट्ठा करो और उसको एक छत के नीचे लाओ, एक फेडरेशन बनाओ। एक बात इसने बहुत गंदी बोली, इसने बोला कि ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है ना, कम्युनल इलेक्टोरेट एंड लाइक दैट, जो अलग अलग धर्मों के लिए बनाया गया था, मुस्लिम, सिख्स, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, इन लोगों के लिए, इसको भी आप चालू रखो। इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को चालू रखने की बात की। और साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी ना ब्रिटिश पार्लियामेंट को, उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए लंदन में, ब्रिटेन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, 3 गोलमेज परिषद हुई, जिसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट एंड जो हमारे रजवाड़ास थे, प्रिंसली स्टेट थे ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधियों को बुलाया गया और उन लोगों ने बैठ के इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन किया। और उस डिस्कशन के आधार पे उन्होंने रिलीज किया एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, कि इन लोगों ने गोलमेज परिषद में बैठ के साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कशन की और उसके आधार पे उन लोगों ने रिलीज किया एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। और इस वाइट पेपर को पेश किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और इस ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस वाइट पेपर की रिकमेंडेशन पे इनेक्ट किया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो इस वाइट पेपर की रिकमेंडेशन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इट इज अ सेकंड माइलस्टोन इन दी ऑटोनॉमी ऑफ इंडिया। समझ में आई बात? इट इज अ सेकंड माइलस्टोन इन दी ऑटोनॉमी ऑफ इंडिया। फर्स्ट माइलस्टोन कौन सा था? तो दोस्तों फर्स्ट माइलस्टोन जो था ना, इट वाज एन 1861 की, जब इंडियंस को लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में स्थान मिला था। ठीक है, एक्चुअली आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 1919 वाला जो एक्ट था ना, इट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर एंड बाइकैमरलिज्म का फंडा बाहर आया था। अब तक क्या था, सारे के सारे पावर सेंटर के पास थे, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से, 1919 के एक्ट के माध्यम से, तो सेपरेशन ऑफ पावर का फंडा बाहर आया था। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका 50 to 60% स्ट्रक्चरल पार्ट इसी एक्ट से लिया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। देखते हैं चलिए इसमें क्या क्या बोला गया था। इस एक्ट ने बोला कि आप एक फेडरेशन बनाओ, ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, इसने बोला कि आप ऑल इंडिया फेडरेशन बनाओ जिसके अंदर आप प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स यानी कि रजवाड़ा दोनों को शामिल करो। देखिए यहाँ पे एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर आपको किसी को फेडरेशन बनाना है ना, तो आपको दो चीज़ों को जोड़ना था, एक थी हमारे प्रोविंसेस, एक थे हमारे रजवाड़ास। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। देखिए, प्रोविंसेस की प्रॉब्लम ये थी कि उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नेंस थी, उनको चाहिए थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, जो 1919 तक तो मिली नहीं थी। प्रोविंसेस को चाहिए थी ऑटोनॉमी, और रजवाड़ास जो थे ना, वो बेसिकली कॉलोनाइज तो थे नहीं। देखिए, कॉलोनाइजेशन का हम प्रैक्टिकल मीनिंग देखें ना, तो सिर्फ और सिर्फ ये हमारे जो प्रोविंसेस थे ना, यही प्रैक्टिकली कॉलोनाइज थे। ठीक है, रजवाड़ास जो थे ना, वो अपने आप में तो वो इंडिपेंडेंट थे, दे वर सोवेरेन। ठीक है, क्योंकि सोवेरेन तो नहीं बोल सकते, बट दे वर नॉट ए कॉलोनाइज, क्योंकि रजवाड़ास जो थे ना, वो ब्रिटिशर्स के साथ डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंट सी, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंट सी के द्वारा बंधे हुए थे। जो रजवाड़ास थे ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंट सी के द्वारा बंधे हुए थे। डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंट सी का क्या मतलब होता है कि जो रजवाड़ास थे ना, देखिए जो रजवाड़ास थे ना, वो अपनी बॉर्डर के अंदर तो देवर प्रिटी फ्रीडम, देवर प्रिटी सॉवेरन, कि अपनी बॉर्डर के अंदर आप अपनी तरीके से शासन चलाओ, उसमें हमारा कोई इंटरफियरेंस नहीं रहेगा। लेकिन आपको एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एक्सटर्नल मिलिट्री, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एक्सटर्नल मिलिट्रीज के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। दैट वाज एन डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंट सी, जिसके कारण रजवाड़ास की अपनी अलग प्रॉब्लम थी, और प्रिंस जो हमारे प्रोविंसेस थे, हमारे प्रांत थे, ब्रिटिश इंडिया के जो प्रांत थे, उसकी अपनी अलग प्रॉब्लम थी। अब अगर हमें ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना है, तो हमें दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी लानी पड़ेगी, एंड हमें रजवाड़ास के लिए रजवाड़ास को डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंट से भी बाहर लाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हमारी दो अलग अलग प्रॉब्लम थी कि हम कैसे ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। दूसरा इस एक्ट ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किया कि इसने जो सब्जेक्ट्स होते थे ना, जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, फेडरल लिस्ट पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने लॉ बनाएगी, प्रोविंशियल लिस्ट दी गई प्रोविंसेस को कि भाई आप इस पे अपने कानून बनाओ, एंड कंकरेंट लिस्ट बनाई गई कि जिस पे ऑन रिक्वायरमेंट सेंटर या स्टेट दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है। एंड जो रेजिडुअल पावर्स थी ना, वो वाइसरॉय को दे दी कि भाई अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो इन तीनों में से किसी में नहीं आता है, तो उसके ऊपर वाइसरॉय को पावर्स दी गई। ठीक है, तो इस तरह से उसने पहली बार क्या किया कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रदान की, कि भाई प्रोविंसेस को भी अपनी ऑटोनॉमी प्रदान की कि आप अपने कानून बनाओ। कैसे? उसने क्या किया, इस एक्ट ने जो स्टेट में डायरकी थी ना, उसको खत्म किया। देखिए ये क्या था, पहले हम जानते थे कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे ना, उसमें से जो मेजर सब्जेक्ट थे वो तो एग्जीक्यूटिव के पास रह गए, गवर्नर की। अब ये बात खत्म हो गई। अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट हुआ करते थे ना, उसके ऊपर गवर्नर कानून बनाएगा विथ द हेल्प ऑफ मिनिस्टर हु आर रिस्पॉन्सिबल टू दी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ में आई बात? अब प्रोविंशियल लिस्ट के का जो सब्जेक्ट है ना, उसके ऊपर गवर्नर अपनी प्रांतीय विधान परिषद के प्रति जवाबदार मंत्रियों की सहायता से कानून बनाएंगे। तो इस तरह से जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसको ऑटोनॉमी मिली, उसको थोड़े पावर्स मिले। तो इट इज कॉल्ड एज ए ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर माय फ्रेंड, इट इज कॉल्ड एज ए ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर। दूसरा इसने क्या किया
कि ये जो सेंटर में डायरकी हुआ करती, स्टेट में डायरकी हुआ करती थी ना, उसको खत्म करके उसको लाने की कोशिश की सेंटर में। अब जो सेंट्रल सब्जेक्ट है ना, उसको दो भाग में डिवाइड करने की बात हुई कि आप इसको भी ट्रांसफर लिस्ट एंड रिजर्व लिस्ट में डिवाइड करो, लेकिन ये कभी लागू हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि पता नहीं लागू नहीं हुआ, तो इस तरह से सेंटर में कभी डायरकी लागू नहीं हुई। दूसरा, इसने क्या किया कि जो 11 में से 6 स्टेट थे ना, वहाँ पे बाइकैमरलिज्म लागू कर दिया, ठीक है, यू कैन सी दैट कि उसने 11 में से 6 स्टेट में बाइकैमरलिज्म लागू कर दिया। तो देखिए, महात्मा गांधी जी ने क्या मांगा था, हमें चाहिए ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर, दूसरा हमें चाहिए बाइकैमरलिज्म इन स्टेट। दोनों चीज़ें इस एक्ट ने हमें दे दी, ठीक है ना, तो इट इज़ वेरी गुड। देखते कितना वेरी गुड है, ठीक है। इसने क्या किया, 11 में से 6 स्टेट में बाइकैमरलिज्म डाल दिया कि अब वहाँ पे विधानसभा भी होगी एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी, ठीक है, तो दैट वाज अ बाइकैमरलिज्म। दूसरा, इसने क्या किया कि फ्रेंचाइज, हमारा जो मताधिकार था ना, उसको थोड़ा एक्सपांड किया। देखिए, लास्ट 1919 में हमने देखा था कि संपत्ति, कर, शिक्षा, उसके आधार पे लिमिटेड फ्रेंचाइज दिया गया था, वेरी लिमिटेड फ्रेंचाइज दिया गया था। उसमें जो नॉर्म्स थे ना, उसको थोड़ा एक्सपांड किया गया, थोड़ा सा लिबरल किया गया, और उसके कारण हमारे देश की तकरीबन 10% जनता को राइट टू वोट, फ्रेंचाइज का राइट मिला, ठीक है, राइट टू वोट मिला। दूसरा, इसने क्या किया कि देखिए, हमने देखा था कि 1858 में हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए एक काउंसिल बनाई थी 15 मेंबर की, कहाँ पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उस काउंसिल को इस एक्ट ने खत्म कर दिया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए एक ऑफिस दे दिया, उनको थोड़े कर्मचारी दे दिया, एंड द प्रोसीजर इज गोइंग ऑन। इंडिया की क्रेडिट एंड करेंसी, ठीक है, इंडिया की शाख और मुद्रा के विनिमय के लिए आरबीआई की स्थापना की, ठीक है, उसने इट एस्टैब्लिश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द क्रेडिट एंड करेंसी ऑफ इंडिया। अब तक हमारे पास था 1926 में बना हुआ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। इस एक्ट ने क्या किया, एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया, स्टेट्स के लिए स्टेट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया, एंड 2 या उससे ज़्यादा स्टेट्स के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया। तीसरा, इस एक्ट ने क्या किया कि एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की 1937 में, ठीक है, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की 1937 में। समझ में आई बात? तो देखिए, अभी पिक्चर कुछ ऐसी है कि हमें चाहिए थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, उन लोगों ने दे दी कि भाई वी आर गिविंग अ ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर, वी आर गिविंग अ बाइकैमरलिज्म इन अ 6 स्टेट आउट ऑफ 11, ठीक है, तो इस तरह से तो ये सक्सेस हो गया। नहीं दोस्तों, ये एक सक्सेस नहीं हुआ। कैसे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हमें ऑल इंडिया फेडरेशन बनना है तो हमें 2 चीज़ चाहिए, एक हमारे प्रोविंस चाहिए, एक हमारे रजवाड़ास चाहिए। रजवाड़ास बंधे हुए थे डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी के कारण। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी है ना, उनके लिए फायदा कारक भी था कि उनको है ना अपनी इंटरनल आर्मी नहीं रखनी पड़ती थी। ब्रिटिशर्स उनको आर्मी प्रोवाइड करते थे, जिससे जो अंदरूनी विद्रोह होते थे ना, उसके सामने वो इफेक्टिवली लड़ सकते थे। अब रजवाड़ास को थोड़ा शासन का लालच भी रहा होगा, इसी के कारण वो लोग इसमें जुड़े थे। तो वो लोग ने बोला नो, हम लोग ऑल इंडिया फेडरेशन में नहीं जुड़ना चाहते हैं। हम अपनी सो कॉल्ड इंडिपेंडेंसी, सो कॉल्ड ऑटोनॉमी को मिस नहीं करना चाहते हैं। हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ ही रहकर, हम इस डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी में ही रहकर चलना चाहते हैं। तो इस तरह से ऑल इंडिया फेडरेशन कभी नहीं बना ड्यू टू ऑपोजिशन बाय दी रजवाड़ास, ठीक है। तो इसी के कारण हम ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर वास्ट डॉक्यूमेंट था, बहुत ही यूज डॉक्यूमेंट था, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाई गई थी, इट वॉज फेल्ड, ठीक है माय फ्रेंड, इट वॉज फेल्ड। प्रैक्टिकली तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि इट वॉज फेल्ड, ठीक है। अब क्या, अब जो मूवमेंट्स थी उसकी कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो दे दी। उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, प्रोविंस में आप अपना काम करो, लेकिन रजवाड़ास तो हम ही लोग थे ना यार, वी आर इंडियंस। रजवाड़ास कौन थे? वो इंडियंस ही थे। वो लोग बोल रहे थे कि हमें आपके साथ नहीं चल रहा है, तो यार अब वो लोग आएंगे ही नहीं। जो लोग ब्रिटिशर्स के पास जो चीज़ है ही नहीं, उसको हम कैसे मांगेंगे? उसको तो हम ब्रिटिशर्स से मांग नहीं सकते ना। तो द मूवमेंट्स आर बिकम डायरेक्शनलेस। हम कैसे एक डोमिनियन बनेंगे, हम कैसे ऑल इंडिया फेडरेशन बनेंगे, कुछ पता नहीं चल रहा था, सब कुछ बिखर सा गया था, ऐसा लग रहा था। और फिर भी हम लोग आगे बढ़े। कैसे बढ़े वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो
उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरह से रूल ऑफ क्राउन के दौरान किस तरह से इंडिया में नए नए लेजिस्लेटिव्स आए एंड किस तरह से हमें सेपरेशन ऑफ पावर एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमीज एंड बाइकैमरलिज्म ये सब हमें मिलना शुरू हुआ। देखिए दोस्तों, ये सब में आपको एक कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिली कि ब्रिटिशर्स ने जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना उसको सेंट्रलाइज करके जो रखा था ना ड्यूरिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान, उसको फैलाना शुरू किया। उसने क्या किया, इंडियंस को पार्टिसिपेट किया है, दे स्टार्टेड डिसेंट्रलाइजेशन जो 1935 के एक्ट के बाद 1937 में ट्रूली लागू हो गई। देखिए ये जो एक्ट था ना हमारा, दिस इज कॉल्ड दिस कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो हमारी फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट है ना, दिस इज कॉल्ड द ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी और किस तरह से उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया एंड ऑल अबाउट दैट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय, जय हिंद।